राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका कंप्लीट जीएस का सेशन चला रहे हैं, जिसमें हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम अप्रॉक्सीमेट 1200 से या 1500 क्वेश्चन तक की सीरीज चलाएंगे। यहाँ पे आपको 30 से 35 क्लासेस मिल जाएंगी, जो कि आपकी क्या थी, पीवाईक्यू बेस्ड पर ही सारे क्वेश्चन होंगे, जिससे हम कंप्लीट जीएस को एक अच्छे से एक बेसिक तरीके से क्या करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप जैसे DSS में 20 नंबर का जीएस का पार्ट आता है, तो उसमें आप 10 से 15 नंबर इसलिए पा सके और आप अच्छी मेहनत करें तो 15+ नंबर ला सके। करंट अफेयर्स आपको अलग से करना रहेगा, ठीक है। तो आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास में आपको सब कुछ अच्छे से बताया ही जा चुका है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग देखते हैं आपका 34 क्वेश्चन। कह रहा है पांडवों के शासन के दौरान किसको इंद्रप्रस्थ पुस्तक कहा जाता था? किसको कहा जाता था? तो ये पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा क्या था आगरा, तीसरा क्या है कलकत्ता और चौथा क्या है जयपुर। तो पांडवों के शासन के दौरान इंद्रप्रस्थ पुस्तक किसे कहा जाता था? दिल्ली को कहा जाता था, क्योंकि दिल्ली शहर की स्थापना पांडवों ने की थी, जिन्होंने इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा था। राजा तोमर ने इसे इंद्रप्रस्थ शहर को अपने राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया था, जिसके बाद चौहानों ने जीत लिया था। तो किसने इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था? राजा तोमर ने। उसको जीता किसने था? चौहानों ने बाद में जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी वैशाली थी? अवंती, मगध, वज्जी या फिर पंचाल? तो क्या हो जाएगा आपका? वज्जी। वज्जी क्या हो जाएगा? महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। वज्जी राज्य बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित था। इसमें बिहार के वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले शामिल थे। कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती है। और काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। और मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सिंधु घाटी के बाद एक प्रमुख सभ्यता महाजनपद किस काल युग में स्थापित हुआ था? तो क्या बताना है आपको कि सिंधु घाटी के बाद एक प्रमुख सभ्यता महाजनपद किस काल युग में स्थापित हुआ था? तो मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल या फिर लौह युग। तो किसमें हुआ था? लौह युग में हुआ था। सिंधु घाटी के बाद एक प्रमुख सभ्यता महाजनपद लौह युग में स्थापित हुआ था। चूंकि सिंधु सभ्यता एक ताम्र पाषाण युग की सभ्यता थी, इसलिए इस काल तक लौह की जानकारी, धातु की जानकारी इस सभ्यता के लोगों को नहीं थी। महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण की भी संज्ञा दी जाती है। इसी समय 6वीं शताब्दी में लोहे की खोज नगरीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है आपका कि 16 महाशक्तियां यानी महाजनपद किस शताब्दी में अस्तित्व में थी? पहला, तीसरी और चौथी शताब्दी में, 8वीं और 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 7वीं और प्रारंभिक 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व या पहली और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। तो क्या हो जाएगा? तीसरी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। 16 महाशक्ति यानी महाजनपद किस शताब्दी में अस्तित्व में थी? तो तीसरी और चौथी शताब्दी में अस्तित्व में थी। इसके बाद आपका अगर 16 महाजनपद को देखा जाए तो 16 महाजनपद कौन कौन थे? ध्यान से सुनिएगा। पहला क्या था आपका? कंबोज महाजनपद, दूसरा था गांधार महाजनपद, तीसरा अश्वक महाजनपद, चौथा मगध महाजनपद, पांचवा अंग महाजनपद, छठा को वज्जी महाजनपद कहते हैं, सातवां काशी महाजनपद, आठवां कौशल महाजनपद, नौवां मल्ल महाजनपद, 10वां वत्स महाजनपद, 11वां पांचाल महाजनपद, 12वां सूरसेन महाजनपद, तीसरा कुरु महाजनपद, चौथा मत्स्य महाजनपद, 15वां चेदी महाजनपद और 6वां अवंती महाजनपद। ये क्या थे? आपके 16 महाजनपद जो उस समय थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि झेलम चिनाब नदियों के बीच के राज्य का शासक कौन था? डेरियस थर्ड, अलेक्जेंडर द ग्रेट, राजा पोरस या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो झेलम और चिनाब नदियों के बीच का राज्य का शासक कौन था? राजा पोरस। झेलम और चिनाब नदियों के बीच के राज्य के शासक राजा पोरस एक बहादुर राजा थे, जिन्हें पूर्व प्रवर्तक या पूर्वास नाम से भी जाना जाता है। वे सिकंदर से युद्ध में लोहा लेने के कारण आज भी याद किए जाते हैं। इनका राज्यकाल कहाँ था? मतलब कब से कब तक था? 340 से 315 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट मौर्य काल की क्वेश्चंस को देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन DSS एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो कि टीचिंग एग्जाम का अच्छा खासा लेवल माना जाता है। कहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अशोक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी।
तो दोनों ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। अशोक ने क्या किया था, पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक और संदेश को बचाने की कोशिश की थी, और मेगास्थनीज क्या था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, तो एकदम बेसिक क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दुनिया के इतिहास में एकमात्र राजा कौन है जिसने युद्ध जीतने के बाद युद्ध को त्याग दिया था, तो अशोक, ये तो सभी लोग जानते हैं। अशोक ने क्या था, कलिंग पर जीतने के बाद क्या किया था, इतना खून खराबा हो गया था कि उसको क्या किया था, त्याग दिया था। अशोक को प्रियदर्शी और देवनामप्रिय भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद क्या आते हैं, मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने किस भारतीय शासक के दरबार में भेजा था, राजा राजा चोल में, या अशोक, या चंद्रगुप्त, या फिर बिंदुसार। तो मेगास्थनीज किसमें राजदूत में आया था, चंद्रगुप्त में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का परदादा था, अशोक का भाई था, अशोक का पिता था, या अशोक का दादा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, अशोक का दादा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका मौर्योत्तर काल। ठीक है, अश्वघोष जो राजा किसके दरबार में रहता था, उसने बुद्ध चरित्र लिखी, कनिष्क के, बाबर के, विक्रमादित्य के, या अशोक के। तो अश्वघोष किसके दरबार में रहता था, आपका कनिष्क के दरबार में रहता था। बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद का लेखक अश्वघोष राजा कनिष्क का समकालीन था। उसे संस्कृत भाषा का प्रथम नाटककार और कालिदास से पूर्व भारत का महान कवि माना जाता था। कनिष्क द्वितीय शताब्दी में कुषाण राजवंश का भारत का एक महान सम्राट था। बाणभट्ट किस भारतीय शासक के दरबारी कवि थे, तो ये तो सीधी सी बात है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद आपका 45 नंबर, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में जाना जाता था, पांड्या, सातवाहन, या चेरस, या फिर चोल। तो आपको यहाँ पे बताना है किस शासक को कहा जाता है, यहाँ पे सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कुषाण काल में सबसे बड़ा विकास किस क्षेत्र में हुआ था, कुषाण काल में सबसे बड़ा विकास किस क्षेत्र में हुआ था, साहित्य में, औषधि में, कला में, या फिर धर्म में। तो किस क्षेत्र में हुआ था, कुषाण काल में कला में हुआ था। मौर्य शासन में कर्मतिका की क्या भूमिका थी, उद्योग और कारखानों के प्रमुख में, कि गृह रक्षा के प्रमुख में, या कोषाध्यक्ष, या फिर प्रमुख कमांडर में। तो किसमें थे, उद्योगों और कारखानों के प्रमुख में मौर्य शासन में कर्मतिका की क्या भूमिका थी। किस मौर्य सम्राट को अमित्र घाट यानी दुश्मनों को नाश करने वाला कहा जाता है, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, या फिर समुद्रगुप्त। तो कौन था, बिंदुसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका किस भारतीय, अब गुप्त काल में हम लोग पहुंच चुके हैं, कह रहा है पहला क्वेश्चन है कि किस भारतीय शासक की अदालत में कवि कालिदास तथा खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट उपस्थित थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त, या समुद्रगुप्त, या अशोक। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के उसमें कौन थे, आर्यभट्ट उपस्थित थे। नेक्स्ट आता है महाराजाधिराज की उपाधि निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, या यशोधर्मन, या फिर समुद्रगुप्त। तो किससे संबंधित है, चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित है महाराजाधिराज की उपाधि। किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रयाग प्रशस्ति की प्रशंसा में लिखी गई पुष्यमित्र शुंग है, बिंदुसार, या चंद्रगुप्त मौर्य, या समुद्रगुप्त। तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी गई है, किसके, समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 53, कहा विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, तो विक्रमादित्य की उपाधि अभी अभी हमने देखा था कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम के पौत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका शासन कब से था, 380 से 415 ईस्वी ने पश्चिमी भारत में उज्जैन के जीतने के बाद विक्रमादित्य, यानी विक्रमादित्य का मतलब क्या होता है, वीरता का सूर्य, की उपाधि धारण की थी। देवराज, देवऋषि, देवगुप्त,
परम भागवत, विक्रमांक, महाराजाधिराज, विक्रम, नरेंद्र, चंद्र आदि उपाधियां किनकी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। भारतीय इतिहास में कुल 14 विक्रमादित्य हुए हैं। अंतिम विक्रमादित्य कौन था? हेमू था। कितने विक्रमादित्य हुए हैं? 14। और अंतिम विक्रमादित्य कौन था? हेमू था। इसके बाद हम नेक्स्ट काल में पहुंचते हैं, गुप्तोत्तर काल में। कहा निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, ऐहोल चालुक्य वंश की राजधानी थी। दूसरा कह रहा है हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो ऐहोल किसकी राजधानी थी? चालुक्य वंश की। और हर्षचरित क्या? बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। यानी पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आता है आपका कि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान भारत आया था। फ्रांसिस ट्रेवलर, पुर्तगाली यात्री या चीनी यात्री या रूसी यात्री? उसके नाम में ही ह्वेनसांग पता है। और सबसे आसान क्वेश्चन में से भी है, तो कौन था? ह्वेनसांग चीनी यात्री था। संगम काल तथा दक्षिण भारतीय राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हम लोग आपके 56 वाले क्वेश्चन में। कहा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस वंश के राजा थे? चोल के, चेर के या पांड्य के या सातवाहन के? तो कौन से वंश के राजा थे गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी? तो सातवाहन वंश के राजा थे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजराज फर्स्ट किस वंश के शासक थे? राज फर्स्ट किस वंश के शासक थे? चंडेला, चोल, चालुक्य या फिर पल्लव? तो किस वंश के शासक थे? चोल वंश के शासक थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि चालुक्य की राजधानी क्या थी? चालुक्य वैशाली थी, पाटलिपुत्र थी या ऐहोल थी या सारनाथ थी? तो चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। अभी हमने देखा भी था चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी या चालुक्यों की पहली राजधानी थी, जहां उन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कई मंदिरों का निर्माण किया। पुलकेशिन चालुक्य वंश का संस्थापक था। चालुक्य वंश या 543 ईस्वी से 755 ईस्वी तक रहा। भारत के कर्नाटक राज्य में ऐहोल को भारतीय वास्तुकला का अनुपम उदाहरण माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? कौन शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित थे? शुंग या मौखरी, प्रतिहार या फिर पुष्यभूति? तो पुष्यभूत राजवंश से कौन थे? हर्षवर्धन थे। कुछ हर्षवर्धन के बारे में भी जान लेते हैं। पुष्यभूत राजवंश जिसे वर्धन वंश के रूप में भी जाना जाता है, ने 6वीं और 7वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया। इस राजवंश के एक प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन पुष्यभूत राजवंश के थे, जिसने उत्तरी भारत में 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक राज किया। हर्षवर्धन के समय प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया। यह भी एक क्वेश्चन भी आया था कि हर्षवर्धन के समय कौन आया था? ह्वेनसांग कहाँ का था? चीनी यात्री था। ह्वेनसांग ने हर्ष को शिलादित्य कहा था। हर्ष को क्या कहा था? शिलादित्य कहा है। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर 185 ईस्वी में की गई थी। गुर्जर प्रतिहार राजवंश गुजरात व दक्षिण पश्चिम राजस्थान का था। प्रतिहारों के अभिलेखों में उन्हें लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक मिहिर भोज प्रथम था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पूर्व मध्यकाल से। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? आधुनिक भारत का कौन सा स्थान काकतीय राजवंश से संबंधित है? मैसूर, औरंगाबाद या मदुरै या फिर वारंगल? तो कौन है? वारंगल है। आधुनिक भारत का वारंगल शहर काकतीय राजवंश से संबंधित है। यह राजवंश दक्षिणी भारत का एक साम्राज्य था जो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में 1083 ईस्वी से 1323 ईस्वी के दौरान शासन करता था। काकतीय राजवंश को कई लंबे समय तक शासन करने वाले महान तेलुगु साम्राज्यों में से एक माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है 61 नंबर क्वेश्चन। आल्हा और उदल नाम के प्रसिद्ध योद्धा किस शासकीय घराने में सेवा करते थे? तोमर, परमार, चंदेल या फिर चाहमान? तो आल्हा उदल किस नाम के प्रसिद्ध योद्धा किस घराने की सेवा करते थे? चंदेल घराने की सेवा करते थे। आल्हा उदल दो भाई थे। ये बुंदेलखंड के महोबा के वीर योद्धा, सेनापति एवं चंदेल शासक पर मर्दिदेव के सामंत थे। आल्हा और उदल नाम के प्रसिद्ध योद्धा चंदेल शासकों के घराने में सेवा करते थे। इन वीर योद्धाओं ने आखिरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ी थी। जगनिक नाम से एक कवि ने आल्हा खंड नामक एक काव्य रचा था, उसमें इन वीरों की गाथा वर्णित है। जगनिक नाम के एक कवि ने
आला खंड नामक ये काव्य रचा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाल वंश भारत में स्थित था? तो बंगाल, दिल्ली या मैसूर या फिर तमिलनाडु? तो पाल वंश बंगाल में स्थित था। कहा पाल वंश भारत के बंगाल क्षेत्र में स्थित था। पाल वंश का शासन पूर्वी भारत पर 750 ईस्वी से 1161 ईस्वी तक रहा। इसका प्रथम शासक गोपाल रहा। इसने ही पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में की थी। गोपाल का पुत्र धर्मपाल इस वंश का पहला महान शासक हुआ। इसके ही समय में पाल वंश का विस्तार हुआ और इसी के समय में कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ हुआ। गोपाल प्रथम गौड़ उत्तरी बंगाल पाल वंश का प्रथम राजा था तथा बंगाल और बिहार लगभग 4 शताब्दी तक शासन करने वाले पाल वंश का संस्थापक भी था। पाल वंश का अंतिम शासक गोविंद पाल था, जिसने 1174 तक शासन किया, जिसके बाद बंगाल में सेन वंश का उदय हुआ और पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी, जो वर्तमान में बिहार में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 63 कि मिस्र में प्राचीन प्रकार के लेखक का क्या नाम है, जिसमें मुख्य रूप से अक्षरों के स्थान पर चित्रों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार का लेखन मिस्र के स्मारकों में व्यापक रूप से पाया जा सकता है। पहला ऑप्शन चेरोकी लेखन, दूसरा चित्रालिपि लेखन, तीसरा जयहू लेखन और चौथा एंतुराई लेखन। तो क्या हो जाएगा आपका चित्रापि लेखन। हायरोग्लिफ प्राचीन मिस्र के लेखन प्रणाली का एक चित्र था। इन्हें चित्रालिपि भी कहा जाता है। मिस्र और अन्य प्राचीन लोग अपने स्मारकों के चित्रालिपि का उपयोग करते थे। मिस्र की यह लिपि पूरी तरह से चित्रों पर निर्भर थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 64 कि मैन्युस्क्रिप्ट प्रायः कहाँ पर लिखी जाती है? पहाड़ों पर, कागज पर, ताड़पत्र पर या फिर पत्थरों पे? तो मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ लिखी जाती है? ताड़पत्र पे लिखी जाती है। मैन्युस्क्रिप्ट को हिंदी भाषा में पांडुलिपि भी कहा जाता है। पांडुलिपि एक दस्तावेज है जो हाथों से लिखी जाती है। ताड़पत्र क्या है? ताड़पत्र पर लेखन लौह लेखनी से लिखे जाते हैं। पांडुलिपि विज्ञान के अंतर्गत प्राचीन ताड़पत्र पर लिखी हुई दुर्लभ पुरालेख विधि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, महाभारत में द्रोणाचार्य का पुत्र कौन था? तो द्रोणाचार्य का पुत्र कौन था? अश्वत्थामा था। सभी लोग जानते हैं, मोस्ट इजी क्वेश्चन है। और जबकि DSSB डास ग्रेड सेकंड में 24/7/2019 को आया भी था फर्स्ट सेमेस्टर में। बताइए, इतना आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार किस आधुनिक शहर का प्राचीन नाम भगवान राम के पुत्र लव की नगरी लापुरी था? लखनऊ, लखनपुर, लाहौर या फिर लुधियाना? तो कौन था? लाहौर था। प्राचीन इतिहास के अनुसार भगवान राम के पुत्र लव की नगरी यानी लौपुरी, जिसे लाहौर शहर का प्राचीन नाम था। लाहौर पाकिस्तान के प्रांत पंजाब की राजधानी है एवं कराची के बाद पाकिस्तान में दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। लाहौर को अक्सर बागों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। लाहौर को किसके शहर के रूप में जाना जाता है? बागों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 67 अपनी यात्रा के दौरान सिंधु नदी अटक के पास की पहाड़ियों से निकलती है। इस स्थान के निकट एक सहायक नदी के रूप में मिलने वाली नदी कौन सी है? गिलगित है, गोमल है, काबुल है या फिर विगोवा है? तो कौन है? काबुल है। सिंधु नदी जिस नदी के पास एक सहायक नदी के रूप में मिलती है वह नदी काबुल है। काबुल अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर और राजधानी है। यह अफगानिस्तान का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। काबुल का प्राचीन नाम कंधार था। भारत के प्राचीन ग्रंथ महाभारत में इसे गांधार प्रदेश कहा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नालंदा की स्थापना कौन सी शताब्दी ईस्वी में हुई थी? 5वीं, चौथी, तीसरी या फिर छठी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इजी क्वेश्चन है। नालंदा की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई थी? 5वीं शताब्दी में हुई थी। नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी 10वीं में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। नालंदा की स्थापना किसने की थी? गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। नालंदा प्राचीन काल का सबसे बड़ा अध्ययन केंद्र है। नालंदा क्या है? सबसे बड़ा अध्ययन केंद्र प्राचीन काल का। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की संस्कृति से संबंधित है। यह विश्वविद्यालय किससे संस्कृति संबंधित था? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तुर्की आक्रांता बख्तियार खिलजी के द्वारा 1199 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई गई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय में आग कब लगाई गई थी? 1199 ईस्वी में। किसके द्वारा? तुर्की आक्रांता बख्तियार खिलजी के द्वारा 1199 में आग लगाई गई थी। ठीक है।
तो ये आपका 68 क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने 2 सेशन में कंप्लीट कर लिया है, अच्छे से डिस्कस भी कर लिया है। तो ये चैप्टर आपका क्या हो गया, भारत का प्राचीन इतिहास अब कंप्लीट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब पहले ही चैप्टर में हम लोगों ने 68 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा, तो हम विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन भी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पूरी बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी, जहाँ पे मतलब पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, जहाँ आप खुद से भी क्वेश्चन को एफर्ट कर पाएंगे, ठीक है। डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप क्या करेंगे, वीडियोस को भी देखेंगे और आप खुद भी एक बार रिवीजन करने के लिए एक बार पीडीएफ खोल के देख लेंगे, ठीक है। कंप्लीट जीएस के नाम से वहाँ पे आपको हर क्लास की पीडीएफ मिलती है, कंप्लीट जीएस 1, कंप्लीट जीएस 2, इस नाम से क्या मिलेगी आपको, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।